हेलो स्टूडेंट्स। सो आज के इस लेक्चर में ऑर्थोनॉर्मल सेट्स के बारे में पढ़ेंगे और बेसल्स इनइक्वालिटी फॉर ऑर्थोनॉर्मल सेट्स के बारे में भी हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कुछ एक डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले नॉर्मल वेक्टर, ओके, या यूनिट वेक्टर। सो वर्ड से क्लियर है, यूनिट मीन्स इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो इट मीन दैट हिल्बर्ट स्पेस में जो मैग्नीट्यूड है we can say its norm is 1. So let H be a Hilbert space and X belongs to H. If the norm of X is equal to 1, yeah, that is you can say inner product of X का inner product X के साथ जो है वो 1 है, then we call it, this X is called unit vector or a normal vector in H. Okay, now one more thing, अगर एक हमें ऑर्थोनॉर्मल सेट की बात करनी है तो कोई भी सेट अगर नॉन एम्प्टी सबसेट है ई आई ऑफ हिल्बर्ट स्पेस एच इज कॉल्ड ऑर्थोनॉर्मल सेट इफ नॉर्म ऑफ फॉर ईच आई मीन्स E1 का भी नॉर्म 1 होगा, E2 का भी, E3 का भी, सभी वेक्टर्स का, जितने भी वेक्टर्स हैं E1 E2 E3 सेट्स के अंदर, उन सभी का नॉर्म 1 होना चाहिए। और दूसरी चीज, जब दो हम डिफरेंट वेक्टर्स लेंगे इस सेट से, उनका इनर प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। ठीक, सो ई आई ऑर्थोगोनल टू ई जे व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे। खुद वेक्टर अपने तो अपना वेक्टर अपने साथ तो नॉर्मल हो नहीं सकता। ठीक, सो आई और जे डिफरेंट होंगे तभी उनको हम बोलेंगे ऑर्थोगोनल है। तो कंडीशन क्लियर हो गई कि ऑर्थोनॉर्मल सेट में हर वेक्टर का नॉर्म 1 होना चाहिए, और दूसरा कोई भी दो डिफरेंट वेक्टर्स लेंगे तो उनका इनर प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो हम उस सेट को बोलेंगे कि वो ऑर्थोनॉर्मल सेट है। नंबर 1 कुछ किसकी ऑब्जर्वेशंस है। पहला है कि ऑर्थोनॉर्मल सेट कैन नॉट कंटेन 0 वेक्टर बिकॉज 0 वेक्टर का जो नॉर्म होगा वो 0 होगा। क्यों? उसमें पहली कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, क्योंकि पहली कंडीशन है कि वेक्टर का, हर वेक्टर का नॉर्म 1 होना चाहिए, तो 0 नहीं आ सकता ऑर्थोनॉर्मल सेट में। क्लियर? A non-empty set subset of a Hilbert space H is said to be orthonormal set if it contains mutually orthogonal unit vectors. ठीक, ऑर्थोगोनल मीन्स सेकेंड कंडीशन आ गई और यूनिट वेक्टर मीन्स फर्स्ट कंडीशन आ गई। तो इसको हम इस तरह से भी इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं। सेकेंड ऑब्जर्वेशन है कि एवरी हिल्बर्ट space H possess an orthonormal set. This is very very important students. कोई भी हिल्बर्ट स्पेस होगा उसके पास एक ऑर्थोनॉर्मल सेट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो इसका थोड़ा सा हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि डेफिनेटली अपना जो हिल्बर्ट स्पेस है वो 0 सेट है। ठीक, तो वहाँ पे कोई ना कोई एक वेक्टर एग्जिस्ट कर ही जाएगा, नॉन जो देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू h such that x नॉट इक्वल टू 0। और हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को इसके ही नॉर्म से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये 0 नहीं है। तो यहां से हमारे को मिल गया ई वेक्टर मिल गया, और इस ई वेक्टर का जो नॉर्म होगा वो 1 बनेगा। ठीक, तो हम छोटी क्लासेस में करते हैं कि यूनिट वेक्टर बनाना तो उस वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे ही हमने क्या किया, एक्स को एक्स नॉर्म से ही डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास यूनिट वेक्टर मिल गया। सो E is the unit vector and the set E containing only one vector is clearly a orthonormal set. तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई इसी कि इसमें E का जो है
नॉर्म जो है वो 1 है। ठीक, और दूसरी कंडीशन के लिए 2 वेक्टर चाहिए, 2 है ही नहीं, तो इट मीन दैट दूसरी यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी नहीं। तो एक से हम बोल सकते हैं कि ये ऑर्थो नॉर्मल सेट है। ओके, सो थर्ड ऑब्जर्वेशन इज कि इफ xi v is a non-empty set of mutually orthogonal non-zero vectors in H, then each xi is replaced by the unit vector ei is equal to xi over norm of xi, then the set ei is a orthonormal set। स्टूडेंट इसको कंसेप्ट को समझें तो हम छोटी क्लासेस में डायरेक्शंस रेशियोज पढ़ते हैं। हम बोलते हैं कि ए बी सी जो है इसके डायरेक्शन रेशियोज है। तो डायरेक्शन को साइंस बनाने के लिए क्या करते थे हम, इसका इस तरह से इसको हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी के स्क्वायर से डिवाइड कर देते थे, तो बन जाते थे वो डायरेक्शन कोसाइंस बन जाते थे। तो कुछ इस तरह की एनालॉजी यहाँ पे भी है। और ये आपका क्या होता था, एल हो गया, ये एम हो गया और एक एन हो गया, तो इन सभी का स्क्वायर आता है वो एम स्क्वायर ए वन बन जाता है। ठीक, तो एक प्रोसीजर है कि नॉर्मल डायरेक्शन रेशियोज को डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट करने का। तो सेम एनालॉजी पे यहाँ पे हमें क्या दिया है, हमें हमें यहाँ पे ये वेक्टर दिए हैं, वो क्या है, ऑर्थोगोनल है, ऑर्थो नॉर्मल नहीं है, क्या है, ऑर्थोगोनल है, दे आर ऑर्थोगोनल एंड नॉन जीरो है। तो क्या प्रोसीजर है कि हर वेक्टर को क्या करो, उसके नॉर्म से डिवाइड कर दो, x2 को इस तरह से जितने भी वेक्टर्स हैं, तो ये आपका e1 बन गया, ये आपका e2 बन गया एंड सो ऑन। सो इट मीन दैट ये जो हमारे को नया सेट बना e1 e2 e2 सो ऑन सो, ये आपका ऑर्थो नॉर्मल हो गया। ये ऑर्थोगोनल सेट वेक्टर्स का सेट था और ये ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर का सेट बन गया। सो दिस इज द सिंपली, और साथ में म्यूचुअली ऑर्थोगोनल भी है। म्यूचुअली ऑर्थोगोनल मीन टू से दैट x1 x2 का इनर प्रोडक्ट लेंगे तो वो 0 आएगा, उसी तरह से x1 का x3 के साथ लेंगे तो 0 आएगा एंड लाइक दिस। तो जो भी ये दो कंडीशंस है ऑर्थो नॉर्मल के लिए, वो दोनों फुलफिल हो जाएंगी। तो इस तरह से हम एक ऑर्थो नॉर्मल सेट जनरेट कर सकते हैं। शर्त यह है कि हमारे पास एक म्यूचुअली ऑर्थोगोनल नॉन जीरो वेक्टर्स का सेट होना चाहिए, तो उससे हम ये बना सकते हैं। इसको समझने के लिए देखो हम वेक्टर ले सकते हैं। स्टूडेंट एग्जांपल देखो, हमने एक स्पेस ले लिया सी क्यूब, तो इसमें वेक्टर है देखो 1/3 2/3 2/3 एंड सेकेंड वेक्टर 2/3 1/3 -2/3 2/3 -2/3 1/3। अब आप चेक कर सकते हो, पहले तो इनका नॉर्म चेक करो। अगर नॉर्म चेक करें तो जैसे अपना ये अपना E हो गया, ये अपना E2 हो गया एंड दिस इज आर E3। तो E1 का नॉर्म क्या आएगा, 9 4/9 and 4/9, so it is 9/9, that is 1। ठीक, उसी तरह से स्क्वायर लगाना चाहिए तो 1 बन जाएगा। उसी तरह से आप E2 का चेक करेंगे तो वो भी 1 बनेगा, E3 का भी 1 बनेगा। तो एक कंडीशन तो यहाँ पे फुलफिल हो गई। ठीक, अब अगर हम E1 और E2 का इनर प्रोडक्ट चेक करें, इनर प्रोडक्ट चेक करें तो क्या बनेगा, इसमें किसी को डाउट तो नहीं, एक से हमने निकाला, तो इसको हम करना हो तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सी इसकी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। इसका होगा स्टूडेंट कि इसको हम लिखेंगे स्क्वायर, और इसका मतलब होगा E1 इनर प्रोडक्ट, E1 का E1 के साथ इनर प्रोडक्ट, तो दैट इज 1/3 2/3
2/3 इसका इनर प्रोडक्ट 1/3 2/3 2/3 इसका इनर प्रोडक्ट निकालेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे बन गया 1/3 इंटू 1/3 1/9 4/9 4/9 तो इक्वल टू 1। इस तरह से हम बाकी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी तरह से अब डिफरेंट की बात करें तो यहाँ पे बन गया 1/3 2/3 2/3 एक वेक्टर आ गया और दूसरा वेक्टर है 2/3 1/3 एंड -2/3। जब इसका इन दोनों का इनर प्रोडक्ट लेंगे तो डेफिनेटली इट विल बी 1/3 2/9 प्लस 2/9 minus 4/9 so is equal to 0। so that's why ये म्यूचुअली हो गया। तो इस तरह से आप 1 और 3 करेंगे चेक तो वो भी 0 होगा। उसी तरह से 2/2 और 3 का इनर प्रोडक्ट करेंगे चेक तो वो भी 0 आएगा। so that's why they are E1 E2 E3 जो है वो ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाएंगे। उसी तरह से इन हिल्बर्ट स्पेस L2 स्पेस तो यहाँ पे स्टैंडर्ड बेसिस ले ली यू कैन से 1 0 0 0 1 एंड सेकंड पोजीशन पे 0 1 0 0 0 एंड थर्ड पे लेंगे एंड सो ऑन। दिस सीक्वेंस ऑफ वेक्टर्स En is orthonormal। so I think you got the idea what is the orthonormal sets। students, now this is very important theorem and this theorem is also known as Bessel's theorem for finite sets of vectors। इसको हम Bessel inequality बोल सकते हैं for finite orthonormal sets। Got it? क्योंकि यहाँ पे जो हम ले रहे हैं वो finite ले रहे हैं। That's why it is known as Bessel's inequality for finite orthonormal sets। So what is the statement? Statement of let E1 E2 and so on so En be the finite orthonormal set in a Hilbert space H। then number one we have proof the norm of the summation varies from 1 to n and mod of inner product of x E1 ei is less than equal to norm of x square। इसका मतलब बेसिकली हुआ गया स्टूडेंट कि x का इनर प्रोडक्ट लेंगे हम E1 के साथ फिर उसका मॉड लेंगे उसका स्क्वायर होगा प्लस x का इनर प्रोडक्ट E2 के साथ फिर उसका मॉड लेके स्क्वायर एंड अप टू सो एंड सो up to mod of x inner product E n। ये सारा जो सम होगा दैट विल बी लेस देन इक्वल टू नॉर्म एक्स स्क्वायर से कम आएगा। ये हमने प्रूव करना है। ठीक। सेकंड इज x is any vector in H। this is known as Bessel's inequality for finite orthogonal sets। second case is x minus summation varies from 1 to n inner product x comma ei into ei is orthogonal to ej for all j। तो ये हमने दो प्रूव करने। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का करते हैं। सबसे पहले हम इस क्वांटिटी को y मान लेते हैं स्टूडेंट्स। यहां से हमने इसको y मान लिया। लेट फॉर द सिंप्लिसिटी तो शॉर्ट लिखने में शॉर्ट रहेगा। सो लेट y इज इक्वल टू x माइनस summation inner product of x and ei into ei।
ठीक, बिकॉज स्टूडेंट ये वाली चीज जो है वो स्केलर होती है, तो या तो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा या रियल नंबर होगा, तो डेफिनेटली ये वेक्टर है और ये भी वेक्टर है। तो स्केलर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये वेक्टर जाएगा, तो वेक्टर माइनस वेक्टर है। तो थोड़ा सा इस तरह से भी इसको हमें इंटरप्रेट करना चाहिए। उसके बाद हम इसका नॉर्म स्क्वायर लेके चले। हमने यहाँ पे इनइक्वालिटी यूज करना है कि y नॉर्म स्क्वायर जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे कि व्हाट विल बी द y नॉर्म स्क्वायर। तो y नॉर्म स्क्वायर मींस इनर प्रोडक्ट ऑफ y कॉमा y। तो y की वैल्यू पुट कर दी, बट यहाँ पे टेक्निकल चीज आपने क्या दिमाग में रखनी फ्रेंड्स, कि यहाँ पे y की वैल्यू हमने y के लिए नोटेशन यूज करा i वेरीज फ्रॉम 1 to n, और जहां पे लेकिन सेकंड पोजीशन पे हमने i की जगह j यूज करना। रिजल्ट में भी फर्क नहीं पड़ेगा, पर हमें यहाँ पे जो टेंसर है ये चेंज करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर हम फर्स्ट पोजीशन इस यहाँ पे भी आई लेंगे और यहाँ पे भी आई लेंगे तो क्या होगा, जब हम दोनों का इनर प्रोडक्ट निकालेंगे तो हम जब वेक्टर्स की प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट जब होगा तो वेक्टर का प्रोडक्ट ऐसे ही होगा, E1 इंटू E2, सॉरी E1 इंटू E1, E2 इंटू E2, E2 इंटू E3, ऐसे ही होने वाला सेम। अगर हम डिफरेंट लेंगे तो ये सारे कॉम्बिनेशन क्रिएट करेगा, E1 E2 भी आएगा, E1 E1 भी आएगा, E2 E3 भी आएगा और E1 3 भी आएगा। वो मीन टू से दैट अगर हमने सारे वेक्टर्स को प्रोडक्ट में लेना है तो 3 आएगा, क्योंकि ये बहुत लंबी, हमें नहीं पता कितने वेक्टर, n वेक्टर टू n है ये। तो E1 का प्रोडक्ट जो है वो सभी के साथ होना है, E1 के साथ भी, E1 का E2 के साथ भी, E1 का E3 के साथ भी, फिर E1 का E4 के साथ भी, ऐसे करते करते E1 का En के साथ, फिर E2 का E1 के साथ, E2 का E2 के साथ, E2 का E3 के साथ, ऐसे करते करते En तक जाएगा, फिर E3 आएगा, फिर E3 का, फिर E4 का, ऐसे करते करते सभी प्रोडक्ट आएंगे। लेकिन अगर हमने दोनों पोजीशंस पे टेंसर नोटेशन आई आई ले ली तो क्या करेगा ये, ओनली ये वाली टर्म उठाएगा E11, फिर ये E2 उठाएगा, ये सारी गायब कर देगा, फिर E33 उठाएगा। मेरी बात समझ गए? तो हमें तो ये सारे यूज करने हैं। तो दिस इज द की पॉइंट, बेसिक पॉइंट ये है। और अगर आप इस पॉइंट को ध्यान में नहीं रखेंगे तो आपका ये प्रूफ जो होगा वो गलत हो जाएगा। ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पे आपने ये नोटेशंस हैं इसको लगाते टाइम थोड़ा ध्यान रखना है कि आपने टेंसर्स अलग अलग यूज करना है। यहाँ इसके लिए आई यूज कर लो, इसके लिए जे यूज कर लो। बेसिकली वैल्यू तो दोनों ने 1 to n ही लेनी है, ठीक। ओके, सो अब हमने इनर प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या करेंगे, x का इनर प्रोडक्ट किसके साथ होगा, x इनर प्रोडक्ट, x का इनर प्रोडक्ट आपके पास x के साथ आएगा पहला। तो यहाँ पे स्टेप को लेने की जरूरत है नहीं वैसे। तो x का इनर प्रोडक्ट हमने लिया x इंटू एक्स का इनर प्रोडक्ट x के साथ। अब x का इनर प्रोडक्ट इसके साथ, तो क्या बन गया x इनर प्रोडक्ट, इनर प्रोडक्ट ये मैं यहाँ पे नोटेशन चेंज कर सकते हैं। तो x का इनर प्रोडक्ट किसके बाद बनेगा, समेशन, और बाहर माइनस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, समेशन वेरीज फ्रॉम j वेरीज फ्रॉम 1 to n, इनर प्रोडक्ट x कॉमा ej इंटू ej, तो ये आ गया। उसके बाद इसका इनर प्रोडक्ट होगा। अब देखो मैं स्टूडेंट आपको पहले बोला कि ये स्केलर है, दिस इज स्केलर क्वांटिटी, तो ये तो इनर प्रोडक्ट से सीधी बाहर आ गई और माइनस लगा है, सो माइनस आई वेरीज फ्रॉम 1 to n x कॉमा ei, और साथ में इस ei का इनर प्रोडक्ट, ei का इनर प्रोडक्ट किसके साथ होगा, x के साथ होगा, सो ei कॉमा x। फिर इसका इनर प्रोडक्ट होगा इसके साथ, तो ये स्केलर है और ये स्केलर है,
तो ये बाहर आ जाएगा, ये तो बाहर ही लिखा है, ठीक। तो इसको ये नेक्स्ट स्टेप पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट खोल के ये आपका ये वाला आ गया और दूसरा वाला, अब ये सेकंड पोजीशन पे है स्टूडेंट, दिस इज ऑन सेकंड। जैसे ये इनर प्रोडक्ट से बाहर आएगा तो विद कॉन्जुगेट आएगा, तो आप देखेंगे जब ये इनर प्रोडक्ट से बाहर आया तो इसके ऊपर क्या लगा है, कॉन्जुगेट लगा है, x कॉमा ईजे, ठीक, ऑल सेट। x और x का इनर प्रोडक्ट बन गया आपके पास नॉर्म एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे अपना पास ये जो सेकंड पोजीशन पे है, तो ये बाहर आएगा तो ये भी किसके साथ आएगा, नॉर कंजुगेट के साथ आया, और यहाँ पे बन गया एक्स इनर प्रोडक्ट जे, ई जे, और ये एज इट इज हो गया अपने पास, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तो सेम ही था, ये और ये भी सेम ही था, ठीक। इसको नेक्स्ट स्टेप पे हम उल्टा कर सकते हैं और इस पे कॉन्जुगेट लगा सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि x y कॉन्जुगेट जो होता है वो किसके बराबर होता है, y x के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये हमने पोजीशन इसकी चेंज कर दी, तो अब हम ऑल सेट हो गया यहाँ पे हमारे पास। अभी दो स्टेप्स में देखें तो यहाँ पे क्या बन गया स्टूडेंट, दिस इज z कॉन्जुगेट एंड दिस इज z, सो z इनटू z कॉन्जुगेट इज मॉड ऑफ z स्क्वायर, इस पे ऐसे लग जाएगा, इन दोनों पे ये लग जाएगा। तो अगर आप इसको नेक्स्ट स्टेप पे लगाते हैं, ये z बन गया, ये z कॉन्जुगेट बन गया, सो नेक्स्ट स्टेप में इसको हम ये वाला इनइक्वालिटी, ये इक्वालिटीज यूज कर लेंगे। तो यहाँ तो हमने लगा दिया, नेक्स्ट स्टेप पे इसको लगा के ये लग गया हमारे पास। अब मेन रहेगी ये चीज, ये ऐसा नोटेशन है कि यहाँ पे मिक्स है, आई भी है और जे भी है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है स्टूडेंट, आई कॉमा जे, और ये वेक्टर कैसे हैं आपस में, ऑर्थोनॉर्मल है। ऑर्थोनॉर्मल की कंडीशन क्या होता है कि ये आएगा 1 अगर आई और जे बराबर होगा, और ये आएगा 0 अगर आई नॉट इक्वल टू जे होगा, ठीक है। ये दो कंडीशंस हैं। तो डेफिनेटली जब आई और जे बराबर होगा तब बचेगा, अदरवाइज ये 0 बनता जाएगा तो सारी क्वांटिटी को 0 कर देगा। तो ये स्टेप ठीक है, ये वाला इसके साथ आ गया, ये वाला यहाँ पे आ गया। नाउ इस स्टेप की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने क्या करना, एक समेशन को यूज करना, तो हमने इसको यूज करना, जे वेरी करेगा और जे को वैल्यू क्या लेगा, आई लेगा, तब ये आई और जे जब बराबर होंगे तब बनाना है इसने। तो हम क्या करेंगे, जहां पे जे है वहां पे आई लिख देंगे, ठीक। बाकी क्वांटिटीज आएंगी पर वो 0 होती जाएंगी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये तो सेम रहेगा और जे की जगह क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, और इधर क्या बनेगा, ई आई, सो इट इज 1, तो इंटू 1 हुआ। बाकी क्वांटिटी आप कहीं कहीं कहांगे वो 0 आती जाएंगी और प्लस 0 होगा, तो उनसे कुछ कंट्रीब्यूट होने वाला नहीं है, प्लस ऐसे आएंगी, क्योंकि जे अपनी पूरी वैल्यू लेगा, जे चलेगा 1 से लेके n तक। एक ही चीज बचेगी 1 जब आई और जे बराबर होगा, तो हो सकता है ये 1 इधर नहीं बने, लास्ट में बने, पर बनेगा वो, ठीक। तो अल्टीमेटली यही टर्म बची, और यहाँ पे भी z और z कॉन्जुगेट है, तो इसको हम ले सकते हैं मॉड z का स्क्वायर। तो ये क्वांटिटी दोनों सेम हो गई, तो आपस में कैंसिल आउट कर दी, तो वी लेफ्ट विद दिस। अब हम इस रिजल्ट को यूज कर लेंगे कि y का नॉर्म स्क्वायर जो होगा वो पॉजिटिव होगा, तो हम इसकी वैल्यूज यूज कर लेंगे यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। so after simplifying this, what we get कि summation I varies for 1 to n mod of inner product x ei mod square is less than equal to norm x square. So first step is completed. now हम अब ने क्या निकालना है, इन दोनों का इनर प्रोडक्ट चेक करना कि 0 आता है कि नहीं आता है, ठीक।
तो सिंपल इसका होगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे x का इनर प्रोडक्ट निकालेंगे इसके साथ ईजे के साथ, क्योंकि तो एक स्टेप है, एक वेक्टर है ये, x का निकलेगा, x का इनर प्रोडक्ट ईजे के साथ। अब ये वाला वेक्टर फर्स्ट वेक्टर में है स्केलर, तो ये बाहर आएगा विदाउट कॉन्जुगेट, ये बाहर आ गया, और साथ में ई आई का इनर प्रोडक्ट जे के साथ, तो यहाँ पे बन गया हमारे पास इनर प्रोडक्ट। अब फिर वही चीज सेम स्टेप आ गया स्टूडेंट्स कि आई वेरी करेगा, और आई वेरी करते करते ये अपना 1 कब आएगा, जब आई जे के बराबर होगा, और 0 कब आएगा, जब आई बराबर नहीं होंगे। ठीक, तो जब ये आई अपना जे के बराबर होगा तब बनेगा, तो आई को हम क्या रिप्लेस कर देंगे जे से, और यहाँ पे अपने जे पुट करेंगे तो ये 1 बन गया, और बाकी समेशन कहाँ गया, वो +0 देगा, उसका कुछ मतलब रहेगा नहीं। तो अल्टीमेटली एक टर्म बचेगी जब जे जे बराबर होगा, तो दिस विल बी 1, और ये 1 आ गया, तो यहाँ पे क्या बन गया, x ई जे का इनर प्रोडक्ट माइनस x ई जे का इनर प्रोडक्ट, सो सेम हो गया, तो इट इज 0। तो हम ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों आपस में क्या है, ऑर्थोगोनल है। ओके, सो दिस इज द बेसल्स थ्योरम फॉर फिनाइट केस, जब फिनाइट ऑर्थोनॉर्मल सेट्स होंगे। सो दिस इज वेरी सिंपल। इसमें सेम आपको मैंने पॉइंट बता ही दिया कि यहाँ पे थोड़ा जब टेंसर नोटेशंस यूज करनी है तो उनका ध्यान रखना है। ओके, नाउ सेकंड थ्योरम इज if EI is an orthonormal set in Hilbert space H, and if X is any vector in H, then the set S, इस सेट में क्या वो वेक्टर्स लिए हमने इस सेट से जिनका X के साथ इनर प्रोडक्ट 0 नहीं है। S is a set containing EI such that inner product of x and ei is not equal to 0, is either empty or a countable set। तो ये बोलता है ये तो S में ये तो कोई भी ei नहीं आएगा, ये तो आएगा तो काउंटेबल होंगे। तो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब हमने बेसल्स इनक्वालिटी या बेसल्स थ्योरम करेंगे फॉर इनफिनाइट केस के लिए, तो वहाँ पे हम ये यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें प्रूफ में देखो, ई आई हमें एक सेट है, ऑर्थोनॉर्मल सेट है इन हिल्बर्ट स्पेस H, और फॉर एनी वेक्टर x in H, let S be a set contain EI such that inner product of x and EI is not equal to 0। सो हमने क्या किया, यहाँ पे एक फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n एक सेट डिफाइन कर लिया Sn। Sn is containing EI such that मैग्नीट्यूड या मोड ऑफ x EI इनर प्रोडक्ट का मोड का स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन नॉर्म ऑफ x स्क्वायर बाई n से बड़ा होगा, ये हमने मान लिया। इसी तरह से माना, पर इसमें थोड़ा चेंज किया कि हमने जो इनर प्रोडक्ट है इसका मॉड का स्क्वायर जो है वो नॉर्म ऑफ x स्क्वायर बाई n से बड़ा होना चाहिए, ऐसे EI लिए हमने इसमें से। ये जो सेट है अपने पास ऑर्थोनॉर्मल सेट है, इसे हमने वो EI लिए जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। नाउ suppose Sn contains n or more than n vectors। हमने मान लिया कि Sn के पास n से ज्यादा वेक्टर्स हैं। क्यों? क्योंकि अपना ये जो सेट है, ये वेक्टर है, ये जो नॉर्मल सेट है, ऑर्थोनॉर्मल सेट है EI, तो इसमें कहीं दिया नहीं कि फिनाइट है, तो इसमें इनफिनाइट भी हो सकते हैं।
तो सबसे पहले हमने कंडीशन मान ली है, जो हमने सेट बनाया है EI के वेक्टर्स लेके, जो ऑर्थोनॉर्मल सेट के वेक्टर लेके, उसमें मान लेते हैं कि n एलिमेंट्स हैं, ठीक, E1 E2 E3 करके En तक है, और या उससे ज्यादा है, और मोर देन n वेक्टर्स, then we have summation varies from this one. तो यहां पे क्या हुआ, हमने सभी का सम निकाल लिया. इट मीन दैट जो अपना इन प्रोडक्ट जो है, इसका मॉड का स्क्वायर, ये क्वांटिटी हमारे पास, हमने इसको माना है कि इसका मॉड का स्क्वायर जो है वो नॉर्म एक्स स्क्वायर बाई एन से बड़ा है. तो हमने क्या किया, सम कर लिया. सम इन द सेंस कि एक्स E1 1 के लिए कर लिया, फिर एक्स E2 के लिए कर लिया, प्लस सो एक्स EN ये कर लिया सम. हो सकता है इससे आगे भी हो, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि S कंटेन और मोर देन n. तो यहाँ पे लिख दिया हमने कि EI कहाँ से आ रहे हैं, SN से आ रहे हैं. इनका जो सबका जो सम है वो डेफिनेटली किससे बड़ा होगा, क्योंकि इसका सम किससे बड़ा है, मॉड नॉर्म एक्स स्क्वायर बाई एन से. इसका किससे बड़ा होगा, नॉर्म एक्स स्क्वायर बाई एन से. ऐसे करते 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 तो कितनी टर्म्स हो जाएंगी, ये n हो जाएंगी. तो सब इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, n इंटू नॉर्म एक्स स्क्वायर बाई एन. सो एन एन कैंसिल हो जाएगा. तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, दिस इज ग्रेटर देन n इंटू नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर n ग्रेटर देन इक्वल टू, कट जाएगा. सो that means we left with norm x square. So finally summation varies from EI belongs to SN, mod square of inner product of x EI is greater than equal to norm of x square. Okay, but by the Bessel's inequality for finite orthogonal set we have, ये हमने अभी प्रूव किया, फाइनाइट के केस में ये लेस देन इक्वल टू होता है. अब यहाँ पे हमने एस की बात कर रहे हैं कि अगर ये फाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट नहीं होंगे, तो यहाँ पे भी एस एन नहीं आएगा. तो फाइनाइट के केस में क्या होगा, ये तो लेस देन इक्वल टू 1 होगा. और ये क्या हो गया, ये तो अब अपना एस एन जो वो फाइनाइट मान रहे हैं, क्योंकि एन एलिमेंट मान रहे हैं हम, तो फाइनाइट ही है. तो ये बोल रहा है इससे बड़ा होना है, और ये बोल रहा है इससे छोटा होना है. तो हेंस कंट्राडिक्शन. तो क्या नहीं हो सकता, इसका मतलब एस के पास n वेक्टर्स नहीं होंगे, ना n से ज्यादा होंगे. तो we mention here which is contradiction from to 1. So our supposition is wrong. The set of Sn contains at most n minus 1. n या n से ज्यादा नहीं हो सकते. तो कितने वेक्टर्स होंगे, कम होंगे n से. तो ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, n minus vectors. Got? So therefore positive integer n, the set Sn is finite. Okay, तो मैक्सिमम कितने होने वाले हैं, Sn होने वाले, Sn में n minus वेक्टर होने वाले हैं. Suppose EI belongs to Sn, and then अगर इसके अंदर है तो इसका जो इनर प्रोडक्ट है EI के साथ, that not equal to 0. However be small, may be taken the value of this mod square of inner product of x EI. We can take n so large that इसका जो नॉर्म मॉड स्क्वायर है इनर प्रोडक्ट ऑफ x और EI का, वो इससे बड़ा हो जाए. उसके लिए, क्योंकि ये हो सकता है छोटी वैल्यू हो सकती है, तो इसको छोटा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, n बड़ा करना पड़ेगा. n डिनोमिनेटर में लगाया. दैट्स व्हाई वी राइट हियर वी कैन टेक n सो लार्ज दैट दिस मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स साइकिल जो स्क्वायर है वो नॉर्म एक्स स्क्वायर बाई n से बड़ा होना चाहिए. इफ EI बिलोंग्स टू S, देन
ई आई बिलोंग्स टू एस एन फॉर पॉजिटिव इंटीजर। और इससे क्या प्रूव कर दिया हमने कि जो ई आई एस एन में है वो एस में भी होगा। इफ एस ई आई एस में है तो वो क्यों? क्योंकि हमने माना कि इसका इनर प्रोडक्ट जीरो नहीं है, इनर प्रोडक्ट जीरो नहीं है तो वो सारे सारे एस में है। तो इफ ई बिलोंग्स टू एस देन ई आई बिलोंग्स टू एस एन, क्योंकि ये जो आपने वेक्टर लिया ई आई, ये एस की कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, साथ में एस एन की को कर दिया। एस ई की कंडीशन तो यही है कि इसका वेक्टर इनर प्रोडक्ट जीरो नहीं होना चाहिए, साथ में इसने ये रिजल्ट भी ट्रू कर दिया। तो इट मीन दैट जो ई आई एस में होगा वो एस एन में भी प्रेजेंट होगा। इससे ये प्रूव हो गया। तो इट मीन दैट इन सब का जो यूनियन होगा, सो दस वी कैन राइट कि एस इज यूनियन ऑफ एस एन। ठीक, इनका यूनियन लेंगे तो सारे का सारा वो एस के बराबर आएगा। ओके, thus S can be expressed as a countable union of finite sets and hence H is itself a countable। क्यों? क्योंकि Sn में तो मैक्सिमम एलिमेंट कितने हैं, n-1 है। ठीक, और वो इनके यूनियन में लिखा जा रहा है S, तो डेफिनेटली ये अगर काउंटेबल है तो S भी क्या होगा, काउंटेबल होगा। अब दूसरा केस मान लेते हैं, क्योंकि शुरू बोला था या तो S काउंटेबल होगा या एस में कुछ नहीं होगा, एम्प्टी होगा। तो दूसरा केस ये बनता है कि ये जो इनर प्रोडक्ट है एस और ई के बीच में वो जीरो हो। तो आप खुद ही देखो, ये फॉर ऑल आई है और इसका इनर प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तो ये तभी पॉसिबल है जब ई आई क्या हो, जीरो हो, क्योंकि फॉर ऑल आई के लिए जीरो आ रहा है ये। तो ये तो जीरो होने का मतलब है कि हमारा जो ऑर्थोनॉर्मल सेट है उसमें जीरो एलिमेंट आ गया। ऑर्थोनॉर्मल सेट में तो जीरो कभी हो ही नहीं सकता, या तो ये जीरो होगा या एक्स जीरो होगा। तो इसका मतलब है कि S कंटेन्स नो एलिमेंट, सो S क्या होगा फिर, एम्प्टी होगा। तो S में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि S में वही एलिमेंट आने हैं जो ऑर्थोनॉर्मल सेट में होंगे, और ऑर्थोनॉर्मल सेट में तो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, नॉन जीरो होते हैं। ठीक, और ये एक ही पर्टिकुलर केस के लिए हो जाएगा, क्योंकि x जो वो एनी वेक्टर है ना, तो या तो वो जीरो होगा, और जीरो के केस में वो एक पर्टिकुलर केस हो गया। सो इसका मतलब है या तो ई एस के पास या तो फन काउंटेबल सेट होगा या तो वो एम्प्टी होगा। सो एस इज आइदर एम्प्टी और काउंटेबल सेट। नाउ फाइनली दिस इज द थ्योरम बेसल्स इनइक्वालिटी फॉर ऑर्थोनॉर्मल सेट्स। और ये किस केस के लिए आएगा, इनफाइनाइट सेट के लिए, क्योंकि पीछे जो हमने पढ़ी वो फाइनाइट ऑर्थोनॉर्मल सेट्स के लिए था। तो इसमें हम दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, स्टेटमेंट भी आप देखें तो लगभग सेम है, बट यहाँ फर्क है कि यहाँ पे लिखा है आई वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, कुछ नहीं लिखा है मतलब अप टू इन्फिनिटी है ये। और जो हमने फाइनाइट के लिए किया उसमें यहाँ पे आई वेरीज फ्रॉम 1 टू n था। सिंपल इतना फर्क है, इज लेस देन नॉर्म x स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू h। सो दिस इज फॉर फाइनाइट एंड दिस इज फॉर इनफाइनाइट। अगर यहाँ पे आई वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी लिखा तब भी ओके है, अगर नहीं भी लिखा तब भी ये इसको अप टू इन्फिनिटी ही माना जाएगा। सो let ei be a orthonormal set in a Hilbert space H and x belongs to H। let सेम जो हमने अभी सेट पीछे डिस्कस किया कि S में हमने वो एलिमेंट लिए, वो वेक्टर लिए इस सेट से जिनका इनर प्रोडक्ट S के साथ x के साथ जीरो नहीं है। तो अभी हमने प्रूव किया या तो S फाइनाइट होगा, काउंटेबल होगा या एम्प्टी होगा। तो पहला केस ले लेते हैं, इफ S इज एम्प्टी। अगर एम्प्टी होगा तो डेफिनेटली इनर प्रोडक्ट जीरो आएगा। अगर जीरो आएगा तो ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, तो दिस इज इक्वल टू जीरो।
अब जीरो होगा तो डेफिनेटली जीरो जो है वो नॉर्म एक्स स्क्वायर से छोटा हो या बराबर होगा. सो रिजल्ट इज ट्रू इफ एस इज एम्प्टी. ओके, क्योंकि कुछ इस तरह से बन गया ये in summation mod inner product of x ei square is equal to 0 and 0 is less than equal to norm of x square. तो ये अपना प्रूव हो गया when s is empty. Second case, when s is non-empty, it means that s is countable set. So s is either finite or s is काउंटेबली इनफाइनाइट. ठीक, क्योंकि काउंटेबल का मतलब कोई फाइनाइट ही नहीं होता, वो आपको पता ही है, छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं हम. जो फाइनाइट है वो तो डेफिनेटली काउंटेबल होगा, लेकिन जो इनफाइनाइट है वो भी काउंटेबल हो जाता है. फॉर एग्जांपल रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो काउंटेबल होते हैं. ठीक, होते वो इनफाइनाइट है लेकिन होते काउंटेबल है. और जो अपने रियल नंबर है वो अनकाउंटेबल है. क्लियर? अगर इसमें कोई डाउट है तो आप इसको क्लियर कर लेना. ओके, इफ एस इज फाइनाइट, तो फाइनाइट में फिर तो प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है. क्यों? कि फाइनाइट लिए तो हमने बेसल इनइक्वालिटी पढ़ रखी है. इफ एस इज फाइनाइट देन लेट अस एस में n एलिमेंट ले लिए फॉर पॉजिटिव इंटीजर n. इन दिस केस वी हैव दिस वन. ये अपने पास ये आ गया. और अब यहाँ पे फाइनाइट ही है तो i वेरीज फ्रॉम 1 to आएगा और दिस इज लेस देन इक्वल टू विद दिस, बिकॉज वी नो द Bessel's inequality for finite orthonormal set. तो ये केस आपका उसमें, क्योंकि है तो इनफिनाइट, i वेरीज फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी वो है, लेकिन है ये n है, ये आगे है ही नहीं. ठीक, दैट्स वाई ये अपना फाइनाइट केस में तो ऐसे हो जाएगा. अब लेते कि ये काउंटेबली इनफिनाइट है. लेट द वेक्टर्स इन S बी अरेंज्ड इन ए डेफिनेट ऑर्डर. तो इसमें ऑर्डर लगा दिया e1 e2 so on so en up to so on so. In this case let us define summation mod of x comma ei और mod square is equal to I n varies from 1 to infinity. ये तो जस्ट नोटेशन है, तो हमने i की जगह ये यूज किया, कर लिया n यूज कर लिया. तो n varies from 1 to infinity mod of inner product of x comma ei mod square. तो जस्ट नोटेशन चेंज करी i को, क्योंकि वी यूज यहाँ पे हम यूज करेंगे सीक्वेंस का कंसेप्ट. तो वी आर यूजिंग n for sequences n tend to infinity like that. What this sum will be well defined if we can show that the series summation varies from 1 to infinity mod of x comma en inner product mod square is convergent, and that its sum does not change by any rearrangement of the vectors in the set S. okay, अगर कन्वर्जेंट होगी और ये पॉजिटिव टर्म्स होंगी, पॉजिटिव तो ऑब्वियस दिख ही रही है कि मॉड स्क्वायर है तो पॉजिटिव है, तो कन्वर्जेंट शो कर देंगे. तो फिर हम सीरीज की टर्मों को जैसे मर्जी उसको आगे पीछे कर सकते हैं. ये कंसेप्ट आपने पढ़ा भी होगा. जैसे ये देखो, अगर हमारे पास इस सीक्वेंस की देखें तो अगर हम 1 पुट करेंगे तो ये आएगा +1 करेंगे, फिर -1 आएगा, फिर +1 आएगा, लाइक दिस. ओके, तो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है. लेकिन अगर हम इसकी टर्मों को क्लब कर लें, ऐसे से क्लब कर लें, तो ये फिर तो जीरो कन्वर्ज कर जाता है. तो टर्मों को हम ऐसे रीअरेंज अपनी तरफ से नहीं कर सकते जब तक सीरीज कन्वर्जेंट नहीं हो. गॉट माय पॉइंट? तो ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है कि अगर हम इनको विदाउट कंबाइंडिंग अलग अलग करेंगे तो या तो -1 आएगा या 0 आएगा. तो ये सीरीज जो है वो ऑसिलेट करती है फाइनाइटली. लेकिन अगर हम इसकी सीरीज की टर्म्स को कंबाइन कर लें तो पहली दूसरी आपस में कट के 0 हो जाएगा,
तीसरी चौथी, तो इस तरह से ये जीरो को कन्वर्ट कर जाएगा। तो क्लियर है कि हम सीक्वेंस की टर्म्स को अपनी तरफ से कंबाइंड नहीं कर सकते, है ना। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि कन्वर्जेंट शो करनी पड़ेगी। सो बाय बेसल्स इनइक्वालिटी फॉर फाइनाइट केसेस वी हैव, फाइनाइट केस में तो हमारे पास ये रिजल्ट है ही है कि समेशन वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी mod x comma ei mod square is less than equal to norm of x square. This relation is true for every positive integer n. Therefore we have, दोनों तरफ हमने क्या लिया, लिमिट लगा दी। सो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी हो गया। सो जहाँ पे n है वहां पे हम इन्फिनिटी रिप्लेस कर सकते हैं, i को पहले n लिख सकते हैं। सो व्हाट वी कैन कमेंट फ्रॉम हियर कि यहाँ पे अपना ये जो सीरीज है i रेज 1 to n, इसका जो सम है या इट कन्वर्स इज कन्वर्जेंट बिकॉज इसका जो सम है वो मॉड एक्स स्क्वायर से कम आ रहा है। सीरीज की कन्वर्जेंस का मतलब होता है जो उसका सम है दैट शुड बी फाइनाइट। सो फ्रॉम 1 वी कैन say this series is convergent since all the terms of this series are positive. Okay, this series is absolutely convergent, so its sum will not change by any rearrangement of the terms. तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। सो summation varies from 1 to infinity mod x ei mod square is well defined and from 1 this is less than equal to 1, ये वाला टर्म हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। सो यहाँ से ये फाइनाइट के केस में भी प्रूव हो गया कि अपनी ये वाला जो वेसल इनक्वालिटी है वो फाइनाइट के केस में भी और इनफिनाइट के केस में भी ये ऑलवेज ट्रू रहती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। ओके।